हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स की 14वीं टेस्ट सीरीज हल करने जा रहे हैं। ये करंट अफेयर्स की सीरीज है और इसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन भी होगा। 13 सीरीज आपको मिल चुकी हैं, इसी तरह से लगातार आपको कंटिन्यू सीरीज मिलती रहेंगी। और जो और कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, जैसे कि कोई चर्चित स्थल हैं, चर्चित व्यक्ति हैं, कुछ चर्चित व्यक्तियों का निधन हो गया है, राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, या कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, आपदाएं हैं, तो इनसे संबंधित भी अलग अलग वीडियो आपको हम जल्दी ही उपलब्ध करवाएंगे। चूंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपने हाल ही में जो पीसीएस का एग्जाम दिया होगा, आपने देखा होगा कि किस तरीके से करंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और सिंपल नहीं, बल्कि थोड़ा सा जो है क्रिटिकल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। आपने देखा कि सिर्फ व्याख्या ही ना, सॉरी, सिर्फ एक पॉइंट या हेडिंग ही ना पूछ करके थोड़ा प्रश्न के अंदर से पूछा गया है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स हम इसलिए आपको विस्तार से पढ़ाते, पूरी उसकी व्याख्या देते हैं, ताकि आप उसको अच्छे से हल कर पाएँ, उसको समझ पाएँ। और अगर थोड़ा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन डीपली भी अगर पूछ लिया जाए तो आप उसको एग्जाम में हल कर पाएँ। तो इसलिए ये सीरीज चलाई जा रही है। बाकी पूरा आपको वीकली करंट अफेयर्स आपको ग्रुप में मिल रहा है। वीकली और मंथली जो भी पीडीएफ है वो आपको ग्रुप में मिल रही है करंट अफेयर्स वाले में। और आरओ की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 6393350769। इस पर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जो कि 5 दिसंबर को आपकी परीक्षा है, उसके लिए आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी नंबर पर कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप करके नोट्स या टेस्ट सीरीज लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आपको पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी कैसे आपको सामान्य अध्ययन और हिंदी और करंट अफेयर्स के नोट्स मिलेंगे और आपको टेस्ट सीरीज कैसे मिल सकती है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लाते हैं स्क्रीन पर। और आज का पहला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में मेडागास्कर देश को भारत ने कितने मीट्रिक टन चावल की सहायता भेजी है? तो हाल ही में भी भारत ने मेडागास्कर को कुछ चावल की सहायता भेजी थी, तो वो कितने टन है ये बताना है आपको। और आंसर आपका है 1000 मीट्रिक टन। तो मेडागास्कर के दक्षिणी भाग में सूखे से उत्पन्न मानवीय संकट से निपटने हेतु 23 मार्च 2021 को भारत ने 1000 मीट्रिक टन और 1 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की गोलियां भेजी हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखिए, दो प्रश्न आपके क्लियर हो गए कि 1 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की गोलियां भी भारत ने मेडागास्कर को भेजी हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 का शीर्षक क्या है? माई बॉडी बट नॉट चॉइस, सस्टेनेबल बॉडीज, माई बॉडी इज माई ओन, और सेलेस्टियल बॉडीज। तो इसका आंसर आपका है सी, सही है, माई बॉडी इज आई ओन। तो व्याख्या देख लेते हैं। अप्रैल 2021 को यूएनएफपीए ने माई बॉडी इज माई ओन क्लेमिंग द राइट टू ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन शीर्षक से स्टेट पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की है। यह पहला अवसर है जब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में शारीरिक स्वायत्तता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसका जो थीम है कि माई बॉडी इज आई ऑन, यानी कि जो अपनी जो शारीरिक स्वास्थ्य है, यानी अपनी बॉडी है, शरीर है, उसके बारे में इस पर जो ध्यान दिया गया है। तो इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सकल प्रजनन दर कितनी है? 2.4 प्रति महिला, 2.3 प्रति महिला, 2.5 प्रति महिला, या फिर 2.6 प्रति महिला। और इसका आंसर आपका हो जाएगा 2.4 प्रति महिला। तो जो हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021, तो इसके अनुसार जो सकल प्रजनन दर वो 2.4 प्रति महिला, यानी कि जो प्रत्येक वर्ष जो एक महिला है वो जो 2.4, मतलब अब चूंकि ये रेशियो निकाला जाता है, 2.4 बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, तो मतलब ये रेशियो सब मिला करके निकाला जाता है पूरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और जन्म पर जीवन प्रत्याशा पुरुष के लिए 71 वर्ष है और महिला के लिए 75 वर्ष है। ठीक है, ये भारत के संदर्भ में नहीं है, ये विश्व के संदर्भ में है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, तो ये पूरे विश्व के संदर्भ में है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं चीन, भारत और अमेरिका, ये आपको पता ही होगा। अगला है, करेन गुरिल्लाओं द्वारा किस देश में एक सैन्य अड्डे पर कब्जा कर लिया गया? म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस या इजराइल? आंसर इसका हो जाएगा म्यांमार। तो 27 अप्रैल 2021 को करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी के गुरिल्ला योद्धाओं द्वारा थाईलैंड सीमा के निकट साल्विन नदी के तटीय क्षेत्र में स्थित म्यांमार के एक सैन्य अड्डे पर कब्जा कर लिया गया है। करेन म्यांमार में निर्जातीय अल्पसंख्यकों का एक मुख्य राजनीतिक समूह है। तो ये निर्जातीय समुदाय होते हैं, जैसे इस तरह आदिवासी होते हैं, आपने देखा जनजातीय समुदाय या आदिवासी समुदाय होते हैं, इसी तरीके से इनका अपना एक समुदाय है और इनका जो प्रमुख संबंध है वो जंगलों से होता है और ये म्यांमार में पाए जाते हैं। तो इनका भी अपना एक राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक समूह है। जैसे आपने देखा होगा कि इधर आपके छत्तीसगढ़ में हो गया या फिर झारखंड में हो गया, जो नहीं मतलब कि जो जनजातीय समूह हैं तो उनका एक अपना संगठन होता है जिनको हम अलगाववादी कह सकते हैं। तो इसी तरीके से इनका भी एक म्यांमार में अपना समूह या समुदाय है। क्वेश्चन नंबर 5, लालंदर शहतूत बांध का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित है? अफगानिस्तान, भूटान, काबुल या फिर नेपाल? और आंसर आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। तो लालंदर बांध या शहतूत बांध काबुल प्रांत के 4 असाब जिला में प्रस्तावित है। एक काबुल का जिला है, काबुल राज्य अफगानिस्तान का, वहाँ पर जिला है 4 असाब, वहाँ प्रस्तावित है। भारत व अफगानिस्तान के मध्य इसके निर्माण के लिए समझौता हुआ है। काबुल शहर को सुरक्षित व स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने हेतु ये जो बनाया गया है, समझौता किया गया है और जल उपलब्ध कराने हेतु है यहाँ पर। तो इसके लिए भारत और अफगानिस्तान के मध्य इसके निर्माण के लिए समझौता हुआ है कि अगर ये बनाया जाता है तो दोनों देशों को काफ़ी सहूलियत होगी और जो काबुल शहर है तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा पानी पीने के लिए या फिर जो सिंचाई का जल है, ये सारी सुविधाएं उसको मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6, चीन द्वारा तीसरी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का संचालन प्रारंभ किया गया, जिसका नाम क्या है? क्विंसान परमाणु संयंत्र, तिमेनवान परमाणु संयंत्र, हुआलांग-1 या फुकुशिमा परमाणु संयंत्र? और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर हुआलांग-1। देख लेते हैं व्याख्या में। हुआलांग-1 परमाणु रिएक्टर पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत के फुक्विंग में अवस्थित है। यह परियोजना चीन की मेड इन चाइना योजना 2015 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। जो चीन ने 2015 में एक मेड इन चाइना योजना शुरू की थी, उसका लक्ष्य है। इसकी वाणिज्यिक सेवा का प्रारंभ 30 जनवरी 2021 को प्रारंभ हुआ था। तो इसकी जो परमाणु रिएक्टर है ये चीन में आपका स्थित है और इससे क्या क्या लाभ होंगे आपने यहाँ पर देख लिया व्याख्या में। क्वेश्चन नंबर 7, डूरंड कप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता या फिर मद्रास? खेल से संबंधित प्रश्न है ये डूरंड कप और इसका जो आयोजन है वो कलकत्ता में हुआ था। तो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के मध्य कोलकाता और उसके आसपास आयोजित किया गया। यानी कि कोलकाता में कुछ प्रतियोगिताएं हुई थी, कुछ उसके आसपास के जो हैं वहाँ पर जो शहर हैं वहाँ पर आयोजित किया गया था। कोविड-19 के कारण पिछले सीजन की प्रतियोगिता रद्द कर दी गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डूरंड कप। पूछा जा सकता है खेल से संबंधित सवाल कि कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, तो आप कलकत्ता में बताएंगे और इसका ये 130वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 8, किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत देश का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर घोषित किया गया है? लखनऊ, इंदौर, बनारस या फिर ग्वालियर? और आंसर आपका हो जाएगा इंदौर। तो देख लेते हैं व्याख्या में। भारत के सबसे स्वच्छ शहर की उपलब्धि हासिल करने वाला इंदौर शहर अब पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर भी बन गया है। देख लेते हैं वाटर प्लस शहर क्या होता है। आगे देखिए, अपने प्रशासन के तहत नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखने वाले शहर को
वाटर प्लस सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। यानी कि जो शहर में सुरक्षा करे वो तो है ही है, मतलब कि शहर में अपने जो भी आबादी है, सड़कें हैं, या जो भी नगर निगम या नगर पालिका संबंधित चीज़ें होती हैं वहाँ पर तो सफाई रहे ही साथ उस क्षेत्र में जो भी नदियाँ हैं या फिर नाले आ रहे हैं, अगर उनमें भी साफ सफाई को मेंटेन किया जा रहा है और अच्छा मतलब साफ सुथरा रखा गया है, तो ऐसे शहरों को वाटर प्लस प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। तो वही हाल ही में इंदौर को दिया गया है, तो ये पहला शहर बन गया है जिसको वाटर प्लस सर्टिफिकेट दिया गया है। अगला प्रश्न, रवि कुमार दहिया ने ओलंपिक में रजत पदक जीता था, वह किस खेल से संबद्ध है? कुश्ती, तीरंदाजी, पहलवानी या फिर भाला फेंक? और आंसर आपका हो जाएगा कुश्ती यहाँ पर। ठीक है, जो रवि कुमार दहिया हैं वो कुश्ती लड़ते हैं। रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रूसी खिलाड़ी जबोर यूगोव से हारकर रजत पदक प्राप्त किया था, और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। यानी कि जब ये फाइनल में बिल्कुल खेल रहे थे स्वर्ण पदक के लिए, तो वहाँ पर जो रूस का खिलाड़ी था जबोर यूगोव, तो उससे ये हार गए थे, इसलिए इनको रजत पर ही संतोष करना पड़ा। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं कि मतलब चूंकि भारत के खिलाड़ी अपने रवि कुमार दहिया हैं, भारत का गौरव है, तो पूछ सकते हैं कि फाइनल में ये किससे हार गए थे, इस तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का वृक्ष शहर 2020 किसे चुना गया है? हैदराबाद, लखनऊ, इंदौर या फिर बनारस? और आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद। तो FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन और R1 डे फाउंडेशन द्वारा भारत के हैदराबाद को वर्ष 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। यह मान्यता प्राप्त करने वाला हैदराबाद एकमात्र शहर है। तो इसको जो है पूछा जा सकता है इस तरीके से, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि विश्व का वृक्ष शहर किसे घोषित किया गया है, तो वो आपका हैदराबाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? अंजलि भारद्वाज, अमन भारद्वाज, पंखुड़ी भारद्वाज या फिर वासुकी भारद्वाज? और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर अंजलि भारद्वाज। तो अमेरिका द्वारा हाल ही में शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड भारत की सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को दिया गया है। भारद्वाज ने 2 दशक से ज़्यादा समय से भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। तो ये अमेरिका का पुरस्कार था, जो लोग जो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करते हैं तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है, चैंपियंस अवार्ड। तो ये भारत की जो अंजलि भारद्वाज हैं ये RTI एक्टिविस्ट हैं, तो इसलिए इनको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, UNDP इक्वेटर प्राइज 2021 किसे प्रदान किया गया है? स्नेह कुंजा ट्रस्ट, मलिन पाठर ट्रस्ट, हमसफर ट्रस्ट या फिर बसंत कुंजा ट्रस्ट? और आंसर आपका हो जाएगा स्नेह कुंजा ट्रस्ट को ये इक्वेटर प्राइज दिया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर काम करने के लिए वर्ष 2021 का इक्वेटर प्राइज 2 भारतीय संस्थाओं स्नेह कुंजा ट्रस्ट व अधिमलाई पझंगू डिनेर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को दिया गया। थोड़ा नाम अजीब सा है, लेकिन अब ये सही जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है, अधिमलाई पझंगू डिनेर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। तो इन जो भारतीय संस्थाएं हैं तो उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर काफ़ी अच्छा काम किया है, तो इसलिए इनको UNDP द्वारा इक्वेटर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल आते हैं परीक्षा में, थोड़ा डिफरेंट टाइप के सवाल हैं ये। क्वेश्चन नंबर 13, जुलाई 2021 में भालिया गेहूं की पहली खेप केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई। भालिया गेहूं किस राज्य से संबंधित है? और आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। यहाँ पर गुजरात में भालिया गेहूं उपजाया जाता है। तो भालिया गेहूं भाल क्षेत्र में उत्पादित होता है, जिसमें गुजरात के अहमदाबाद, आणंद, खेड़ा, भावनगर, सुरेंद्रनगर तथा भरूच जिले शामिल है। यानी कि गुजरात के इन जिलों में इस चावल को उपजाया जाता है और इन्हीं क्षेत्रों को भाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2021 में भालिया को GI टैग प्रदान किया, लो GI टैग भी इसको दिया गया है। भालिया गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक और स्वाद मीठा होता है, यानी कि इसमें
प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होता है और स्वाद भी इसका काफ़ी अच्छा, मिठास होती है इसमें, यानी कि अन्य गेहूं की तुलना में जो हम लोग खाते हैं या जो हमारे जो क्षेत्रों में उगता है तो उसकी तुलना में ये गेहूं काफ़ी अच्छा होता है, पौष्टिक होता है, प्रोटीन की मात्रा इसमें अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 14, T20 क्रिकेट के इतिहास में 14,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्रिस गेल या फिर कायरन पोलार्ड। और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर क्रिस गेल। तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं क्रिस गेल। इन्होंने 30 जुलाई 2021 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए 14,067 रन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। विराट कोहली ने T20 में 10,000 रन पूरा करने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली ने 10,000 पूरे किए हैं और 14,000 किसने? क्रिस गेल ने पूरे किए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप यानी यूरो 2020 का खिताब किसने जीता है? पुर्तगाल, इंग्लैंड, इटली या फिर चेक गणराज्य। आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर इटली है। 11 जून से 11 जुलाई 2021 के मध्य UEFA यूरो 2020 फुटबॉल चैंपियनशिप यूरोप में खेली गई है। विजेता इटली ने इंग्लैंड को पराजित किया है यहाँ पर, तो इटली यहाँ पर आंसर हो जाएगा। किसको पराजित किया था? इंग्लैंड को पराजित किया था इटली ने। क्वेश्चन नंबर 16, कोपा अमेरिकी फुटबॉल प्रतियोगिता में अर्जेंटीना ने किस देश को पराजित किया है? ब्राजील, पेरू, कोलंबिया या फिर उरुग्वे। और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ब्राजील। तो कोपा अमेरिका 2021 की मेजबानी ब्राजील ने की थी, जिसमें अर्जेंटीना ने ब्राजील को पराजित कर खिताब जीत लिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं 17 पर। जून 2021 को मिल्खा सिंह का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? एथलीट, बैडमिंटन, कुश्ती या फिर क्रिकेट। और आंसर आपका हो जाएगा एथलीट, जो अभी हाल ही में निधन हो गया है, आपको पता ही होगा कोविड की वजह से। और उनके साथ में उनकी पत्नी का भी कुछ दिन बाद निधन हो गया था, शायद पहले या बाद में, मतलब दोनों लोग का लगभग कुछ दिन के अंतराल पर ही निधन हुआ है। और 18 जून 2021 को फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध भारतीय एथलीट खिलाड़ी का निधन हो गया है। मिल्खा सिंह की आत्मकथा का जो नाम है, बुक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। तो ये देखिए, अब चूंकि हाल ही में निधन हुआ है तो ये पूछ सकता है कि उनकी जो किताब का नाम क्या है, उनकी जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, और ये जो है कि उन्होंने कब लिखी थी? बेटी सोनिया सनवलका के साथ लिखी थी, जो 2013 में प्रकाशित हुई है। तो उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी अपनी बेटी जो है उनकी है, बेटी के साथ जो लिखा था, और ये 2013 में इसको प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, किस केंद्र शासित प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख या फिर दीव। और आंसर आपका हो जाएगा लद्दाख यहाँ पर। तो लद्दाख के लेह में उपराज्यपाल RK माथुर ने विश्व का सबसे बड़ा खादी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। यह ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। इसका वजन लगभग 1400 किलोग्राम है। यह ध्वज 37,500 वर्ग फुट क्षेत्र को कवर करता है और इसको बनाने में, यानी ध्वज को तैयार करने में लगभग 49 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगन्ना विद्या दिवेन योजना किस स्तर की शिक्षा से मुख्यतः संबद्ध है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, नर्सरी शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा। आंसर देख लेते हैं, और ये आपकी उच्च शिक्षा से संबंधित है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जगन्ना विद्या दिवेन योजना मुख्यतः उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर केंद्रित है। योजना का उद्देश्य उन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है जो वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है, यानी कि ऐसे जो गरीब विद्यार्थी हैं या जो जिनके पास फीस जमा करने के पैसे नहीं है, तो उनके लिए ये आंध्र सरकार द्वारा योजना शुरू की गई है ताकि वो पढ़ पाएँ, तो सरकार ही उनकी योजना इस फीस को जमा करेगी। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून या फिर 22 जुलाई। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और
पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और जो इस वर्ष मनाया गया 2021 में, उसकी थीम थी रिस्टोर आवर अर्थ। इस तरीके से देखिए, अभी जैसे पीसीएस का एग्जाम हुआ था तो कई जो है जैसे इन चीज़ों की जो है कुछ अभियान था या कुछ भी था तो उसकी थीम पूछी गई थी, उसका विषय पूछा गया था। 2-3 प्रश्न आपने देखा होगा पीसीएस के भी एग्जाम में जो हुआ है संडे को, उसमें इस तरह से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 मार्च, 25 अप्रैल या फिर 25 जून। देखिए यहाँ पर विकल्प बाई मिस्टेक देखिए गलत हो गया है, ध्यान नहीं दिया गया, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए था। ठीक है, ये विकल्प यहाँ पर इसको गलत मान लिया जाइए। ठीक है, तो इसी में देखिए कोई सही आंसर होगा, देख लेते हैं। और सही आंसर आपका 25 अप्रैल है। तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। मलेरिया दिवस 2021 की थीम है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। 25 अप्रैल को मलेरिया जैसी गंभीर समस्या पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। WHO ने नई पहल ई 2025 25 देशों को मलेरिया मुक्त करने के लिए शुरू की है। ये WHO की पहल, इसका नाम है ई 2025। तो इसमें क्या है, 25 देशों को मलेरिया मुक्त करने का अभियान छेड़ा जाएगा। ये पहल शुरू की गई WHO के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, एथनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गुजरात सरकार मार्च 2021 में एथनॉल नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। दूसरा, यह नीति मक्का, सीरे, टूटे चावल व सड़े अनाज से सीधे एथनॉल बनाने की अनुमति निवेशकों को देता है। तो बताइए कौन से कथन इसमें सही हैं? और इसमें केवल दूसरा कथन सही है। तो यहाँ पर गुजरात नहीं है, बिहार है। बिहार एथनॉल उत्पादन नीति लागू करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। इस नीति में आर्थिक रूप से कमजोर व विशेष वर्ग के निवेशकों को अतिरिक्त सब्सिडी की व्यवस्था दी गई है। बिहार ने 17 मार्च 2021 को एथनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दी थी, यानी 17 मार्च 2021 को। तो यहाँ गुजरात नहीं, बिहार करिएगा, यानी पहला कथन गलत था इसलिए बिहार हो जाएगा। और दूसरा कथन अपने आप में सही है, चूंकि जो एथनॉल बनेगा वो जैसे मक्का हो गया, सीरा हो गया, टूटा चावल हो गया, सड़े गले अनाज हो गए, इन सबसे ये एथनॉल बनाने की प्रक्रिया की जाएगी। 23 क्वेश्चन नंबर, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक राजन मिश्रा का निधन हो गया है। वह किस घराने से संबद्ध हैं या संबद्ध थे? जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना या फिर दिल्ली घराना? और आंसर आपका हो जाएगा बनारस घराना। तो बनारस घराने से ताल्लुक रखने वाले राजन मिश्रा ख्याल शैली के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक का निधन 25 अप्रैल को हो गया है। इन्हें 2007 में कला क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा, बनारस घराने से ही संबंधित हैं, ख्याल शैली के ये प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं। निधन 25 अप्रैल को हुआ है और 2007 में इनको कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, जून 2021 में विश्व बैंक द्वारा विश्व भर से नियुक्त 12 सलाहकारों के बोर्ड में किस एक भारतीय को शामिल किया गया है? कनकलता देव, मोहनलाल राजभर, रंजीत सिंह दिसाले या फिर अनवर कुरैशी? आंसर आपका सही हो जाएगा रंजीत सिंह दिसाले। व्याख्या देख लेते हैं। विश्व बैंक द्वारा जून में प्रारंभ ग्लोबल कोच प्रोग्राम के 12 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार बोर्ड में एकमात्र भारतीय रंजीत सिंह दिसाले को शामिल किया गया है। दिसाले वर्ष 2020 में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। तो इन्होंने भारतीय वैश्विक शिक्षक पुरस्कार भी पिछले साल प्राप्त किया था दिसाले साहब ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन आ गया है, जून 2021 में मात्र 13 दिनों के कार्यकाल हेतु कौन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे? न्यायमूर्ति गोविंद माथुर, न्यायमूर्ति MN भंडारी, न्यायमूर्ति संजय यादव या फिर न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा? और आंसर आपका हो जाएगा न्यायमूर्ति संजय यादव। तो न्यायमूर्ति संजय यादव इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मात्र 13 दिन हेतु, ये बहुत ही, चूंकि देखिए यूपी का ये बात, यूपी हाई कोर्ट की बात हो रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात हो रही है, यूपी का एग्जाम है, तो
पूछा जा सकता है कि सबसे कम कार्यकाल के लिए जो है कौन से मुख्य न्यायाधीश बने थे, तो ये हैं आपके संजय यादव साहब। 25 जून 2021 को 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। 26 जून 2021 को मुनीश्वर नाथ भंडारी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार ग्रहण किया है। तो अभी कोई परमानेंट नहीं बनाया गया है। मुनीश्वर नाथ यानी कि न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी को कार्यवाहक न्यायाधीश बनाया गया है। अगस्त 2021 में जस्टिस राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए कार्यवाहक न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, तो अभी जो है हाल ही में जैसे 26 जून को मुनीश्वर नाथ को लाया गया था और 21 अगस्त में जो है राजेश बिंदल जी को बना दिया गया कार्यवाहक। तो भी कोई परमानेंट नहीं बना है। अब शायद बन भी गया हो, ये क्योंकि हो सकता है पुरानी थोड़ी सी न्यूज़ है, तो अब शायद बन भी गया हो, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की कंप्लीट सीरीज 25 क्वेश्चन की। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, आपके काम की होगी और एग्जाम में भी आपको यहाँ से प्रश्न रखे हुए मिलेंगे। इसलिए इन सीरीजों को आप लोग हल करते रहिएगा, साथ साथ रिवीजन भी करते रहिएगा, क्योंकि जो पुरानी सीरीज हैं आप भूल ना जाएं, तो उनको कभी कभी आप ऐसे आपने ऑडियो पर लगा दिया, आराम से आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप भी रिवीजन करते रहेंगे। और इसके अलावा भी करंट हमारा पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि 22-25 सवाल करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। तो करंट का सवाल कोई गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए आप लोग जुड़े रहिए, करंट पढ़ते रहिए। नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, तो स्क्रीन पर दिया गया है 6393350769। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।